नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। स्क्रैप से स्टील उत्पादन के बारे में दिया है। भारत सरकार टारगेट बनाई है कि 2047 तक को जो स्टील का उत्पादन है वो जो स्क्रैप्स है यानी कि जो खराब बिगड़ा हुआ स्टील है जिसका रिसाइकल्स करके 50% तक उसका उत्पादन करेगी। यानी कि सीधे स्टील का उत्पादन करने के बजाय जो बिगड़ा हुआ है मतलब कि टूटा फूटा स्टील है, जो पुराना स्टील हो गया है, जो किसी काम का नहीं हो, उसको स्क्रैप करके 2047 तक भारत अपने स्टील उत्पादन में 50% का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये भारत ने अभी ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा। इस्पात जो यानी कि स्टील उत्पादन में जो स्क्रैप्स यानी कि जो बिगड़ा हुआ स्टील्स है उसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इसे माना जाता है कि ये कम प्रदूषणकारी है, क्योंकि भारत का जो स्टील सेक्टर्स है यानी कि जो इस्पात सेक्टर्स है उस क्षेत्र में जो CO2 का उत्पादन होता है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है उसमें 12% की हिस्सेदारी, यानी कि जब स्टील उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड्स का उत्सर्जन होता है 12% तक होता है। इसको कम करने के लिए जो स्क्रैप स्टील है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 300 मीट्रिक टन स्टील क्षमता का लक्ष्य रखा गया है कि 300 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 35 से 40% तक EAF का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से स्टील का उत्पादन किया जाएगा। तो ये था स्टील के बारे में। और भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि ये जो भारत है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। पहले स्थान पर चाइना का स्थान आता है। भारत जापान को रिप्लेस करके दूसरे स्थान पर चला आया है। कच्चे स्टील के उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान भारत का है। आगे कृत्रिम हरियाली के बारे में दिया है, यानी आर्टिफिशियल ग्रीनरीज के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों आ गई है? भारत में एक रिसर्च हुई है, एक अध्ययन हुआ है, उससे पता चला है कि कुछ जो आक्रामक पौधे हैं, जैसे कि 11 चेक किया गया है, मतलब 11 को कैटेगराइज किया गया है कि 11 ऐसे आक्रामक पौधों की प्रजातियां हैं जो भारत के देश की जो प्राकृतिक प्रणालियां हैं उसको 66% तक यानी कि 66% तक डैमेज कर रहा है। क्योंकि जो आक्रामक विदेशी पौधे प्रजातियां हैं वो देसी वनस्पति को विस्थापित कर देते हैं और प्राकृतिक जो आवास होते हैं उसको बाधित करते हैं, और उसके साथ साथ जो आवश्यक खाद्य स्रोत हैं उसे भी नष्ट करते हैं, जिससे वन्य जीव जो होते हैं, जो वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ जो हैं उनको खतरा उत्पन्न हो जाता है इन सब सारी चीज़ों से। तो वहीं आइए जो कृत्रिम हरियाली है और वृक्षारोपण, इसे जानते हैं कि ये होता क्या है। जो आर्टिफिशियल ग्रीनरीज यानी हरियाली होती है उसमें लोग भूदृश्य सजावट के लिए पौधों का चयन करते हैं, जैसे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर आर्टिफिशियल पौधों को लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए सजावट की जो पौधे होते हैं वो लगाए जाते हैं। लोग बागवानी कृषि भी करते हैं। जो बागवानी कृषि करते हैं तो एक प्रकार की जो वाणिज्यिक उत्पादन, मतलब कि वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खेती करते हैं, और भी जो विभिन्न प्रकार की जो देसी प्रजातियां हैं उसको काट के हटा देते हैं। इससे हो क्या रहा है कि जो आक्रामक पौधे हैं वो आ रही हैं, देसी पौधे हट जा रहे हैं। तो जो देसी पौधों पर निर्भर हैं, जो देश के मतलब जीव जंतु निर्भर हैं, उन्हें दिक्कत हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो आर्टिफिशियल हरियाली है यानी कि जो कृत्रिम हरियाली है इससे फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा इससे होगा, उनका कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का, कि जो इकोसिस्टम्स होगा यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी बहाली होगी, आजीविका में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें करते हैं बागवानी कृषि। भू दृश्य सौंदर्य यानी कि जो पृथ्वी है उसकी सुंदरता बढ़ेगी, और जो लैंडस्लाइड्स होता है यानी कि भूमि का क्षरण या कटाव होता है उसमें भी कमी आएगी इससे लगाने से। तो ये सब फायदे भी हैं कृत्रिम हरियाली की, और जो देसी प्रजातियां हैं उसका विलोपन भी हो रहा है। तो दोनों तरीके के तर्क रिसर्च में आए हैं। आगे है सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में एक विशेष योगदान प्ले किया था। अभी इनकी जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो आइए इनके बारे में जानेंगे और इस सेना के बारे में भी जानेंगे। इनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था, इनका उपनाम नेताजी था। इनकी जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा में है, कटक में हुआ था। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, और इसके बाद में
कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन किए थे। और भी दिया है, इनके राजनीतिक और कैरियर से संबंधित दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1923 में शामिल हुए थे, कांग्रेस में जो कार्य समिति थी उसके लिए चुने गए थे। वहीं 1924 में बंगाल में जो प्रांतीय कांग्रेस समिति है उसके सचिव बन गए थे। मतभेदों के कारण 1939 में ये कांग्रेस से निकल गए थे, इस्तीफा दे दिए थे। स्वतंत्रता के लिए और अधिक उग्रवादी कार्यवाही के लिए भी वकालत करते थे। कांग्रेस के भीतर एक गुट अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने संगठित किया था। तो जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही बनाया गया था। इंस्पिरेशंस यानी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी? जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके उनसे उनकी जो शिक्षा है उन शिक्षाओं से ये प्रेरित थे, उनको अपने आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी। आईएनए के गठन के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में हुई थी। इससे इस्टाब्लिश कौन किया था? मोहन सिंह किए थे, जो कि ब्रिटिश सेना में एक कैप्टन थे, उनके द्वारा किया गया था, भारतीय कैप्टन थे। बाद में इन्हें सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी को। इसका नाम बदलकर रख दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज। इसका नाम रख दिया गया था आज़ाद हिंद फौज। और भी देखते हैं आईएनए की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई में अंग्रेजों के खिलाफ आईएनए का नेतृत्व किया था। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को सुरक्षित करना। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और खुद सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद एक महिला रेजिमेंट था रानी झांसी, इन सब नामों से उन्होंने एक ब्रिगेड बनाई थी, एक रेजिमेंट बनाया था। इसका योगदान क्या है इंडियन नेशनल आर्मी का? स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को एकजुट करना, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना। उसके साथ साथ सैन्य असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कोट है कुछ सुभाष चंद्र बोस जी की जो बोला गया था उनके द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। ये कोट है उनके। जो सैनिक हमेशा, ये भी अगला कोट है, जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वो अजय रहते हैं, वो अजय, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई? 18 अगस्त 1945 को एक रहस्यमय तरीके से उनका डेथ हो गया, जिसे बताया जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और भी कुछ इनके बारे में दिया है, इनकी विरासत के बारे में देखते हैं। मरणोपरांत इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में याद इन्हें किया जाता है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए इंस्पिरेशन भी है। 23 जनवरी जो उनकी जयंती है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी इनके नाम पर जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो भी रखा गया है, इनके नाम पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये भारत में व्यक्तियों और संगठनों दोनों को दिया जाता है, संगठन को भी दिया जाता है, व्यक्तियों को भी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देता है तो उसके लिए यह सम्मान उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी पराक्रम दिवस के दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के समय ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें जो संस्थाओं को दिया जाता है एक प्रमाण पत्र के साथ 51 लाख रुपए तक दिया जाता है। किसी संस्था को दिया जाता है तो, अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख, प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए तक का कैश पुरस्कार दिया जाता है। विक्टोरिया झील आगे है न्यूज, अगली विक्टोरिया झील के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गई है विक्टोरिया झील? सबसे पहले तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर ये इसका लोकेशन है। यह अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैला हुआ है। केन्या में 6% इसका हिस्सा फैला हुआ है केन्या में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा यानी कि 51% हिस्सा फैला हुआ है तंजानिया में, और उसके बाद दूसरे स्थान पर 43% यानी कि 43% फैला हुआ है युगांडा में। युगांडा, केन्या और उसके बाद तंजानिया, 3 देशों में विक्टोरिया झील फैली हुई है। तो ये चर्चा में क्यों आ गई है? चर्चा में इसलिए आ गई है कि इसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि इस झील को बताया जा रहा है कि ये पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना, पर्यावरणीय समस्या का सामना कर रही है, तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस झील पर लगभग 45 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। 45 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार होता है, इसमें रोक टोक लगाई जाती है, तो इन लोगों को जो आजीविका है वो खतरे में आ सकती है।
तो आइए विक्टोरिया जो झील है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। लोकेशन तो पता है, अफ्रीका महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 59,947 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 59 यानी 59,000 से, फिर उसके बाद 947 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3 देशों में फैला हुआ है, 6% केन्या, 41% तंजानिया और उसके बाद 43% युगांडा में ये फैला हुआ है। अफ्रीका महान झीलों में से एक के रूप में इसे विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा, एरिया के हिसाब से ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। अगर ट्रॉपिकल झील के बारे में बात किया जाए, उष्णकटिबंधीय झील की बात किया जाए, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, उष्णकटिबंधीय विश्व की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्योंकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? लेक सुपीरियर, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरे स्थान पर आता है लेक विक्टोरिया का स्थान आता है। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अपने एक्स पर से, यानी जो पहले का ट्विटर है अभी एक्स हो गया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक जो मतदाता है राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार देश में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2011 में मनाया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण है अधिक से अधिक युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम क्या है, विषय क्या चुना गया है? चुनावों को समावेशी, सुलभ और भागीदारी पूर्ण बनाना, ये है थीम उसकी। आगे है कूनू नेशनल पार्क। अगली न्यूज है कूनू नेशनल पार्क। ये चर्चा में क्यों आ गई है? जो नामीबिया से चीता आए गए थे जिसका नाम रखा गया था ज्वालास, मादा चीता थी। ये कूनू नेशनल पार्क में 4 शावकों का जन्म दिया था, यानी कि जो चीता है उसके बच्चों को शावक बोलते हैं। 4 बच्चों का जन्म दिया था। बताया जा रहा था 3 का दिया था, लेकिन अभी कंफर्म किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कि ये 4 बच्चे हैं, इसके 4 शावक है। तो जो कूनू नेशनल पार्क है, सबसे पहले तो जानते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और भी अगर इसके कुछ फैक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो इसे 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद इसका नाम किस पर रखा गया है? एक कूनू नदी है, कूनू नदी है जो चंबल की मुख्य सहायक नदी है। चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है कूनू नदी। इसी के नाम पर इसका कूनू नेशनल पार्क रखा गया था। 1981 में पहले वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। फिर 2018 में इसे कर दिया गया नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क 2018 में घोषित कर दिया गया। कूनू नेशनल पार्क को भारत में चीता के लिए जाना जाता है। अगर इसमें वनस्पति की बात किया जाए तो शुष्क सवाना वन, घास के मैदान मिलते हैं। जीव जंतु की बात किया जाए तो भारतीय तेंदुए होंगे, जंगली बिल्ली, सुस्त बालू, ढोल, भारतीय डियर, भेड़ियाँ हैं, सुनहरा, सियार से, धारीगढ़, लकड़बग्घा, बंगाल लोमड़ी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।